हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज हम बताने वाला हैं बीबीयू सेमेस्टर 2 कोर 3 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो भारत में राष्ट्रपति का शक्तियों की व्याख्या करें। या तो क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें, या तो दे सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन करें, या तो फिर ऐसे देख सकते हैं राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको आंसर सेम लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे क्या मैं बताया हूँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज बताऊँ, बस आपको एक बार सुन लेना है। ठीक है ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रपति का सामान्यकालीन शक्ति और दूसरा है राष्ट्रपति का संकटकालीन शक्ति। देखिए आप लोग यहाँ पे दोनों देख सकते हैं, एक है भारत की सामान्यकालीन जो बिल्कुल सामान्य हो, और एक होता है संकटकालीन की जब हमारा देश संकट में हो, जब हमारा भारत देश संकट में हो तो उस टाइम राष्ट्रपति के पास अलग शक्ति है, और जब हमारा देश सामान्य चल रहा, हमारे देश में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उस टाइम उन लोगों को सामान्य शक्ति दिया गया है, और जब हमारे देश में संकट हो तो एक संकट का शक्ति दिया गया। तो एक सामान्यकालीन शक्ति है और एक संकटकालीन शक्ति है हमारे राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो पहला बात कर लेते हैं कि जब हमारे देश में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, संकट ना हो, बिल्कुल हमारा देश सामान्य चल रहा हो, तो उस टाइम राष्ट्रपति के पास सामान्यकालीन शक्ति होता है। ठीक है, बाकी संकटकालीन शक्ति को बाद में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन अभी पहले क्या देखते हैं राष्ट्रपति का। देखिए पहला हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का सामान्यकालीन शक्ति। ठीक है, तो पहला जो इसमें आता है राष्ट्रपति का सामान्यकालीन शक्ति में, वो पहला नंबर पर आता है कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, देखिए मेरा हेडिंग है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति, और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो कि मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। तो पहला कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। तो कार्यपालिका की शक्ति क्या है? तो देखिए राष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त है। अब क्या करना है, आपको हेडिंग लिखना है कार्यपालिका की शक्ति, और आपको यही याद करना है, एग्जाम में पूरा याद करके नहीं जाना है, आपको ये हेडिंग याद करके जानना है कार्यपालिका की शक्ति, बस ये। और इसके बाद इधर अंडरलाइन करना है और इसके बारे में नीचे एक्सप्लेन कर देना जितना लंबा आप कर सकते हो। ठीक है, तो कार्यपालिका की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति का कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति को कार्यपालिका को क्या करना नहीं करना इससे संबंधित शक्तियां प्राप्त होती है। अधिकांश भाग पर पदों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, मतलब अधिकांश भाग होता है ना, मतलब ऐसा समझो अलग अलग नेताओं का अलग अलग पदों पर जो चुनाव होता है ना, जो नियुक्ति करता है, जो सीट पर बैठाता है, वो कौन बैठाता है? तो राष्ट्रपति ही बैठाता है, मतलब नियुक्त करता है राष्ट्रपति अधिकांश पदों पर, है ना। लगभग जैसे विधानसभा हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति का खुद का जब अपने से भी मतलब अपने ही सीटों पर उन लोगों को चुनाव करना होता है तो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, मतलब अधिकांश जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पे चुनाव जो होते हैं उसका पद और नियुक्ति सेलेक्ट जो करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। और भी बहुत सारे हम कार्यपालिका की शक्तियों का पॉइंट बताएंगे जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखिए आप लोग ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कार्यपालिका की शक्ति में, वहीं पे जहाँ पे मैंने अभी बताया था ना हेडिंग डाल करके। अभी मैंने बताया था कि कार्यपालिका की शक्तियों को राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका से भी संबंधित शक्तियाँ प्राप्त है। उसके नीचे और भी लिख सकते हो कि राष्ट्रपति को नियुक्तियाँ करने का शक्ति है, कि किसी भी चीज़ को नियुक्ति कर सकती है। उसके बाद देखिए अभी भारत सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। देखिए अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि इतना पॉइंट का सारा पॉइंट आपको आदि हो जाएंगे, इसमें से अगर एक दो पॉइंट भी याद होता ना तो आपको सब कार्यपालिका की शक्ति में घुसाना है। ठीक है, पहला में क्या लिखना है कार्यपालिका की शक्ति में कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त है, नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। फिर देख सकते हैं भारत सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। देखिए भारत सरकार के जितने भी सारे निर्णय होंगे ना वो सब राष्ट्रपति का निर्णय माने जाएंगे, मतलब भारत सरकार का जितने भी सारा निर्णय होगा वो राष्ट्रपति का निर्णय माने जाएंगे। नेक्स्ट है कि सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर से ही होंगे, यानी सरकार का जितने भी सारे कार्य होगा वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उसके मोहर से ही होंगे। फिर ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रपति का संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को सूचना ही प्राप्त कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही आपको लिख देना। राष्ट्रपति नियुक्ति करने की शक्ति है, भारत सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति का निर्णय माने जाते हैं, और सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर से ही होगा। बिना राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और मोहर के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। ये किसका शक्ति था? कार्यपालिका का शक्ति था। और यहाँ पे कार्यपालिका का शक्ति देख सकते हैं, राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति, जो हमारे राज्य में राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल का मंत्री, उसका भी नियुक्ति कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी नियुक्ति कर सकता है, उसमें जो मंत्री लोग बैठते हैं ना उसका नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, तो इतना ही आप लोगों को लिखना है, काफ़ी पॉइंट्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कार्यपालिका की शक्ति खत्म हो गया। ठीक है,
ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कार्यपालिका की शक्ति में क्या क्या लिखना है। सो सबसे पहले हेडिंग डालना कार्यपालिका की शक्ति नंबर 1 में, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद दूसरा चलते हैं वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, दूसरा की क्या चलते हैं हम लोग वित्तीय शक्तियाँ। तो चलिए हम इसमें चर्चा करते हैं कि वित्तीय शक्ति मतलब होता है क्या है। तो देखिए वित्तीय शक्तियाँ मतलब होता है क्या, वित्तीय मतलब होता है जैसे देखिए कहीं पे पैसा देना है, कहाँ पे कितना पैसा लगा, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना पैसा आया गया, इस सब का जो चीज़ होता है ना उसको वो वित्तीय शक्ति में आता है। ठीक है, वित्तीय शक्ति जो वित्तीय करते हैं आने की बांटते हैं। ठीक है ना। तो देखिए राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार के उस वर्ष का आय और व्यय का विवरण, वार्षिक विवरण, बजट को संसद के सामने रखते हैं। देखिए जो इस राष्ट्रपति को ये शक्ति होता है कि वह वित्तीय शक्ति लागू कर सकता है, यानी कि इसके पास शक्ति होता है कोई भी चीज़ का हिसाब किताब करने का। ठीक है, कहाँ पे कितना बजट खर्चा हुआ नहीं हुआ, इसका शक्ति किसके पास होता है, वित्तीय राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, और कोई भी धन कहाँ पे कितना अनुदान आया, कितना गया, कहाँ कितना खर्च हुआ नहीं हुआ, ये सब किसके पास शक्ति होता है, वित्तीय शक्ति होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति को एक वित्तीय आयोग नियुक्ति करने का भी अधिकार है। देखिए अब मान लो कि यहाँ पे वित्तीय का एक अध्यक्ष भी चुना जाएगा ना। अब राष्ट्रपति हर जगह तो काम कर नहीं सकता है, कितना पैसा आया कितना गया ये सब का शक्ति होता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे इसके लिए एक आदमी को रखने के लिए ताकि हमारा काम अच्छे से रूप से चल सके, तो राष्ट्रपति वित्तीय शक्ति के लिए एक व्यक्ति को चुन सकता है, एक अध्यक्ष को चुन सकता है, ताकि वित्तीय शक्तियों का मतलब क्या कर सके, इसको देखभाल कर सके। और वो भी वो किसके अंडर रह करके काम करेगा, तो राष्ट्रपति का अंडर रहेगा। राष्ट्रपति चाहे तो एक व्यक्ति को रख करके, एक अध्यक्ष को रख करके आने क्या कर सकता है, और आने की जितना हिसाब किताब होगा वित्तीय का वो क्या कर सकता है, उसको कंप्लीट करवा सकता है। या तो खुद से करे या तो कोई अपना व्यक्ति रख करके वो कर सकता है। ठीक है, ये शक्तियाँ होता है किसके पास, तो राष्ट्रपति के पास होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, न्यायिक शक्तियाँ। नेक्स्ट क्या है सी नंबर में न्यायिक शक्तियाँ। तो देखते हैं कि न्यायिक शक्तियाँ के अंदर कौन कौन सा आएगा। तो आपको देखिए हेडिंग, सिर्फ हेडिंग याद रखना आपको। देखिए यहाँ पे न्यायिक शक्तियाँ हैं और जो इधर मैंने डॉट डॉट दे दिया ना चीज़ है ना, इधर करके छोड़ के इधर आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसे छोड़ नहीं देना आपको, इधर आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है इसलिए मैंने आप लोगों को पॉइंट मैं बता रहा हूँ सभी को। ठीक है, कि न्यायिक शक्तियाँ में क्या लिखोगे, तो पहले लिखना है हेडिंग न्यायिक शक्तियाँ, फिर उसको अंडरलाइन करना है पेन के नीचे से लिखते हुए। आने देखिए हम यहाँ से वहाँ तक एक लंबा सा लाइन खींचे हैं, अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसका सारा पॉइंट डालना है। देखिए न्यायिक शक्ति का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो चौथा नंबर डाला ना इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस पॉइंट आपको देखना है न्यायिक शक्तियाँ, और ये सब पॉइंट वहीं पे आपको डालना है। पहले हेडिंग लिखना है न्यायिक शक्तियाँ और उसके नीचे एक्सप्लेन कर देना है। देखिए न्यायिक शक्तियाँ का मतलब ये न्याय दिलाना। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति के पास इतना ज़्यादा शक्ति होता है कि वो लोगों को न्याय भी दिला सकता है। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई लोगों को न्याय नहीं मिलता तो उच्च न्यायालय जाते हैं, बड़े सदन जाते हैं, उच्च न्यायालय जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ न्याय मिलता है। तो इसी प्रकार से न्याय उच्च न्यायालय जो देता है ना न्यायालय, इसी प्रकार का न्याय हमारा राष्ट्रपति भी दे सकता है। तो राष्ट्रपति के पास कितना शक्ति होता है सो देखते हैं न्याय के मामले में। ठीक है, तो क्षमादान, दंड या सजा को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति को दंड दिया जाना है, उसको सजा दिया जाना है देश की ओर से, यानी उस न्यायालय की उच्च न्यायालय की ओर से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को क्या देना है, सजा देना है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमा भी कर सकता है। सोच लो कितना बड़ा पावर है सो। अगर कहेगा कि नहीं उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का क्षमा भी कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोक सकता है। अगर कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना है, यानी मृत्यु दंड दिया जाना है, फांसी उसी दिया जाना है, तो उसको कुछ देर के लिए चाहे तो रोक भी सकता है। नेक्स्ट देखिए दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। देखिए इसका मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि वो दंड को कम कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर दंड को टाल नहीं सकता तो दंड को कम भी कर सकता है। अगर कुछ ऐसे होते हैं जिसको वो टाल नहीं सकता है, जिसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जिसमें इसका पावर नहीं होगा, तो वहाँ भी इस चाहे तो वहाँ उसका दंड को कम भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दंड की प्रकृति में बदलाव करके दंड की मात्रा को कम कर देना, ये तो हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना। अगर ये चाहे तो उसके सज़ा को भी क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अगर कोई ऐसे परिस्थिति जिसमें से लगेगा कि उसका सज़ा को कम कर देना है तो उसके सज़ा को ये कम कर सकता है। तो यहाँ से आप लोग को ये पॉइंट हो गया किसका, न्यायिक शक्तियाँ का। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब आता है विधायी शक्तियाँ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले डी पॉइंट में आपको लिखना है विधायी शक्तियाँ, और इसके नीचे आप लोग जो यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ दिया यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो क्या लिखना है पॉइंट वो मैं आपको बताता हूँ, दूसरा स्लाइड पे लेकर के चलता हूँ। ठीक है,
तो देखिए आपको विधायी शक्तियों में क्या लिखना है आपको, ठीक है। विधायी शक्ति में लिखना है कि जो संसद का गठन जो होता है ना, संसद का जो गठन होता है ना, संसद को जो बनाया जाता है वह 3 चीज़ों से बनता है। एक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनता है, ये सबको पता है। तो विधायी शक्ति में आपको ऐसा ही लिखना है, ये संसद का जो गठन होता है, संसद का जो निर्माण होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनता है। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा पावर जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। देखिए संसद का, संसद मतलब समझ गए, जिसमें से राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है। लेकिन संसद में अधिवेशन बुलाने का अधिकार लोकसभा, राज्यसभा को नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। अधिवेशन मतलब क्या हो गया? बैठक। यानी राष्ट्रपति को संसद में बैठक बुलाने का अधिकार है, लोकसभा, राज्यसभा को नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को बैठक बुलाने का अधिकार है। और वह 1 साल में कम से कम 2 बैठक बुला सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ये आपको लिखना है विधायी शक्तियों में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो गया था जो सामान्यकालीन शक्तियाँ था यानी हमारा राष्ट्रपति का, कि जब हमारा देश सामान्य रूप से चल रहा हो, हमारे देश में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अच्छा से चल रहा है, उस टाइम राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है। सो ठीक है, ए नंबर देख लिया, बी सी डी ई, आपको बस यही याद करके जाना है, ठीक है। डी तक हो गया था न्यायिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, और एक और है यहाँ पे देख सकते हैं ई, अध्यादेश शक्तियाँ, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने का भी शक्तियाँ दी गई है, अगर ये लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखना जो आपको उसके बाद लिखना है, डी के बाद ई में उसको लिखना है अध्यादेश शक्तियाँ। तो अध्यादेश जारी करने का भी शक्तियाँ दी गई है, ठीक है। इसका पॉइंट यहीं पर मैंने लिख दिया, तो ये आप लोग को देख लेना, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है, समानकालीन शक्तियाँ कंप्लीट हो गया, ए बी सी डी ई तक था, ई तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, जब हमारे देश में कोई संकट आ जाए तब राष्ट्रपति के पास कौन सा शक्तियाँ होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा कब? जब हमारे देश में युद्ध छिड़ जाए, आक्रमण हो जाए, बहुत बड़ा विद्रोह हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है वह राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है हमारे भारत देश में, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस जानकारी के लिए युद्ध, आक्रमण, विद्रोह लिख दिया था, ऐसा आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखना है अब पूरा कंप्लीट करके कि पहले हेडिंग लिखना है राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद लिखना है जब हमारे देश में युद्ध हो जाए, आक्रमण हो जाए, विद्रोह हो जाए, बहुत बड़े झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, और हमारे राष्ट्रपति को लगने लगा कि हमारे देश में बहुत ही मतलब क्या बड़ा युद्ध होने वाला है, तो उस टाइम क्या कर सकता है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दूसरा है संवैधानिक तंत्र की कमजोरी। संवैधानिक मतलब यह संविधान, और तंत्र मतलब उसका नियम कानून। तो जब हमारे भारत देश हमारे राष्ट्रपति को जब ये लगने लगेगा कि हमारे देश के जितने सारे संविधान में जो नियम कानून लिखा गया है वो नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। जैसे मान लो एक टीचर को ये अधिकार है कि वो स्कूल में पढ़ाए बढ़िया से, अगर वो नहीं पढ़ा रहा है, मतलब अगर देश में अगर संविधान के नियम कानून को कोई भी उल्लंघन कर रहा है और अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि वो क्या कर सकता है, यानी हमारे संविधान के ये नियम कानून को कमजोरी बना रहा है, तो उस टाइम क्या कर सकता है, वहाँ पे एक्शन कौन ले सकता है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो वहाँ पे क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है या एक्शन ले सकता है। अगर हमारे संविधान के कानून को कोई नहीं मानता है, उसको कमजोरी कर देता है कोई, ठीक है, तो वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है, एक्शन ले सकता है कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि देखिए संकटकालीन तो स्थिति है ना, क्योंकि अगर हमारा संविधान का नियम कानून को नहीं कोई लेकर के चलेगा तो हमारा देश डूब सकता है, तो ये भी एक संकटकालीन में ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कौन एक्शन ले सकता है? राष्ट्रपति एक्शन ले सकता है। तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या है? तो देखिए वित्तीय आपातकाल है कि वित्तीय संकट आने पर, वित्तीय संकट मतलब समझ रहे हैं ना, अभी बताए थे, जब पैसों की लेन देन होता है, आय कितना आय हुआ, कितना खर्च हुआ, ठीक है, ये सब लेन देन में अगर मान लो संकट आ गया, मान लो पैसों की कमी हो गया, बड़ा सा धांधला हो गया, कितना का फंड निकला, वहाँ पैसा घोटालाबाजी हो गया, तो ये सब संकट में क्या हो सकता है? तो इसका जो होता है ना अधिकार होता है ना वित्तीय संकट का, तो इसका वित्तीय संकट आने पर वित्तीय आपातकालीन घोषित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। जब लगेगा कि वित्तीय का संकट आ गया है तो वित्तीय संकट आने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। डी नंबर में सैन्य शक्ति। तो देखते हैं कि डी में सैन्य शक्ति में आप सभी को क्या क्या लिखना है। देखिए सैन्य शक्ति मतलब ये राष्ट्रपति थल सेना,
जल सेना, वायु सेना, आप सभी को पता है 3 प्रकार का सेना होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तीनों का प्रावधान सेनापति होते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति इसका कर सकता है, यानी तीनों का देखभाल कौन करता है, यानी इसका मैन जो होता है वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों का प्रावधान हमारे क्या क्या होते हैं, सैन्य शक्तियाँ। इस सभी किसके पास होता है अधिकार, राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने, शांति बनाए रखने का आदेश देने की शक्ति प्राप्त होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कहीं भी युद्ध करवा सकता है और कोई भी युद्ध को शांति भी करवा सकता है। सोच लो कितना बड़ा इसके पास शक्ति होता है। सो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। देखिए मान लो कि जो थल सेना होता है, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों का कोई तो एक मालिक होगा ना, मैन मालिक। उस मैन मालिक का भी जो नियुक्ति चुनाव करवाता है कौन करवाता है, तो हमारा राष्ट्रपति ही करवाता है। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ से सैन्य शक्तियाँ कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है ई नंबर, राजनयिक शक्तियाँ। राजनयिक मतलब राज को न्याय दिलाने वाला शक्तियाँ, ठीक है। तो इसका भी पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए राजनयिक का मतलब कि हमारा राज्य का मतलब हमारे देश को न्याय दिलाने के बारे में भी हमारे राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ प्राप्त है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति अन्य देशों के साथ संबंध में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए राष्ट्रपति अगर चाहता है तो वो अन्य देशों के साथ भारत का संबंध जोड़ सकता है। इससे क्या होगा, हमारे देश को न्याय मिलेगा। न्याय मतलब कि हमारे देश का संबंध बना रहेगा। विदेशों में भारतीय दूतावास और राजदूतों और कूटनीतियों प्रतिनिधियों का नियुक्ति भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विदेश से संधियां और समझौता भी राष्ट्रपति के नाम पर किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर ये देखा गया कि राजनयिक शक्तियाँ, राजनयिक का मतलब हमारे देश का न्याय हो गया। मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, दूसरे से संबंध भी कर सकते हैं। विदेशों से माने हमारे देशों से बाहर के साथ संबंध कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सा संबंध करते हैं जिससे वो किसके अंदर आता है, वो राष्ट्रपति के पास इतना शक्ति है कि वह भारत का संबंध दूसरे से कर सकता है, समझौता कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारा पॉइंट खत्म हो चुका है। अब आगे इसका निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जब आप निष्कर्ष कंप्लीट कर लेते हैं ना, जब पूरा पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लास्ट में निष्कर्ष देना। निष्कर्ष मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने पूरा क्या क्या लिखा, उसके पास उतना टाइम नहीं है पढ़ने का, ठीक है, उतना नहीं पढ़ता वो। तो आपको यहाँ 3 से 4 लाइन में उसको कंप्लीट बता देना है कि हमने पूरा पूरी ऊपर लिखा है क्या है, क्योंकि निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निष्कर्ष को ही पढ़ा जाता है। एग्जामिनर अगर वो जानेगा कि बच्चा निष्कर्ष लिख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जानता है, ठीक है। तो लिखना आता है उपरोक्त कथनों के अनुसार, यानी कि ऊपर लिखे गए कथन जो मैंने लिखा है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत का एक प्रमुख अंग होता है। राष्ट्रपति होता है कि नहीं होता है, जो भारत को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है और कार्य व शक्ति भी उसके पास प्राप्त है कि वो देश को कैसे चलाएगा नहीं चलाएगा, जिसके तहत वो क्या करता है, चलाता है। तो ये है इसके पास शक्तियाँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।